गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं रामधनी यादव आज आप लोगों को बताऊंगा कि शिक्षा नीति 2020 जो शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को आई है वह क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वह कितना लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना पेरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सब कुछ बताऊंगा। और स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। और आने वाले जो ग्रेजुएशन के बाद के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसके नज़रिए से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2020 का सबसे चर्चित टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड, इसको अच्छे से देखिएगा। आइए सब शुरुआत करते हैं शिक्षा नीति 2020। इस शिक्षा नीति 2020 से स्टार्ट होने से पहले हम आपको बताते हैं कि इससे पहले कौन सी शिक्षा चली आ रही थी और कब लागू हुई थी, कैसे उसमें क्या हुआ था। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं इसको आपको फिर से शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अब तक क्या कौन सी शिक्षा चल रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अब तक जो चल रही थी शिक्षा नीति वह थी कोठारी। अब तक जो हमारे शिक्षा, इसके पहले 29 जुलाई के पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी वह क्या है, कोठारी। अब देखिए कोठारी के बारे में थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। देखिए, ये कोठारी की एक समिति बनी। ये 1964 में एक समिति बनी, 1964 में कोठारी। इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी। इसके कौन अध्यक्ष थे? DS कोठारी। तो इन्हीं के नाम पे क्या बना, कोठारी समिति। तो कोठारी समिति 1964 में बना। देखिए फ्रेंड, इसके पहले क्या हुआ था, 1962 में क्या हुआ था, हमारा युद्ध हुआ था। अभी युद्ध किससे हुआ था? चाइना से हुआ था। तो जब 1962 में हमारा युद्ध हुआ था, उसके उसके 2 साल बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनी कोठारी 1964 में। देखिए, जब 1964 में कोठारी बना और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? DS कोठारी। तो DS कोठारी ने क्या किया, एक ऐसी शिक्षा मतलब बनाने की कोशिश की जिससे क्या एक सिस्टमेटिक हो। और जैसे विदेशों में पढ़ाई होती है वैसे क्या किए, ये सोचे कि इंडिया में भी पढ़ाई वैसे ही पढ़ाई हो और लोग अच्छी तरह से एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ने की कोशिश करें और अपने 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 पूरे जीवन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरियर अपना चूज कर सकें। तो यहाँ पे चूजिंग वाला बनाए थे उन्होंने। देखिए, तो सबसे पहले 1964 में इन्होंने बनाया। उसके बाद आता है 1966। 1966 में क्या किया, इन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जब 1966 में इन्होंने क्या रिपोर्ट सौंपी, शिक्षा नीति की। शिक्षा नीति की देखिए, इसके पहले इनको काफ़ी दिक्कतें भी आ रही थी, क्योंकि 1965 में युद्ध हुआ था, 1962 में उसके पहले युद्ध हुआ था। तो इसी युद्ध के समय भी इन्होंने क्या किया, एक शिक्षा नीति बनाई। देखिए, तो इन्होंने उस समय भी किसी तरह शिक्षा नीति बनाई। देखिए, और उसके बाद क्या हुआ, ये शिक्षा नीति तो बना दिए और इन्होंने कैसा फॉर्मेट दिया, इन्होंने फॉर्मेट दिया 10+2+3। 10+2+3, ये इनका फॉर्मेट था कि इनका DS कोठारी का। ये अपने नाम पे, इनके नाम पे DS कोठारी समिति बनी 1964 में। उन्होंने 1966 में शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट बना के सरकार को दिए और उनके ड्राफ्ट में था कि 10+2+3। अब इसका मतलब था कि 10 का बोर्ड जो होता है, बोर्ड का एग्जाम, उसके बाद 2 मतलब 12 का एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन होगा। तो इस फॉर्मेट में इन्होंने बना के दिया। उसके बाद फ्रेंड, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा 1968 में लाई। राष्ट्रीय शिक्षा कब लाए? 1968 में। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा आ गई 1968 में, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा कब आई? 1968 में। देखिए, तो जब 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा आई और उसके बाद नई शिक्षा आई, नई शिक्षा नीति बनाई गई। देखिए, नई शिक्षा नीति ये कब बनाई गई? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय यह शिक्षा बनाने की बात की गई थी। और उसके बाद जब 1986 आता है, तो जब 1986 आता है उसमें भी क्या हुआ, नई शिक्षा, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव किया गया। ये कोठारी शिक्षा में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया 1986 में। देखिए, तो नई शिक्षा कब आई? 1986 में। इसमें बदलाव किया गया और उसके बाद बदलाव किया गया 1962 में, नहीं 1992 में। उसके बाद कब बदलाव किया गया? 1992 में। तो जो 1986 था, इसके अध्यक्ष कौन थे? KC पंत। 1986 में जब बदलाव, नई नीति लाई गई, शिक्षा की नई नीति, तो कौन कौन इसके थे? KC पंत। KC पंत, इसको याद रखिएगा कि 1986 में जब नई नीति आई तो उसके अध्यक्ष कौन थे?
तो ये कौन थे? केसी पंत थे। देखिए अब फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि 1986 के बाद, उसके बाद इसके बाद कोई शिक्षा में बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद 34 साल बाद, उसके बाद 34 साल बाद, 34 वर्ष बाद इन्होंने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति कैबिनेट ने पास कर दिया। कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति पास कर दी। कितने साल बाद? 34 वर्ष बाद, 29 जुलाई 2020 को। अब देखिए 29 जुलाई 2020 को जब पास किया तो नई शिक्षा नीति आई है। अब इसकी अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, तो अध्यक्ष हैं इसके अध्यक्ष हैं इसरो के पूर्व चेयरमैन। देखिए इसरो के पूर्व चेयरमैन कस्तूरी रंजन साहब। इन्होंने कस्तूरी रंजन साहब क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। इसको याद रखिएगा, कस्तूरी कस्तूरी रंगन। देखिए फ्रेंड, यह कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष हैं। अब इन्होंने 4-5 साल इस पर क्या किया? पूरा अच्छी तरह से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद लोग जगह जगह पूरे भारत में गए, लोगों से संपर्क किया, अधिकारियों से संपर्क किया और स्टूडेंट्सों से संपर्क किया और जानने की कोशिश की कैसी शिक्षा लोगों को सही रहेगी, कैसी शिक्षा होनी चाहिए। अलग अलग जगहों पे डिबेट होता रहा है इसके बीच में। और सब इन सारे तथ्यों को मिला के, इन सारे बड़े बड़े कागजातों को परखा गया। पुरानी समितियों को भी अच्छे तरीके से परखा गया, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो अच्छी तरह से इसको छानबीन करने के बाद 29 जुलाई 2020 को इसकी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। और अभी यह कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? यह कानून बन जाएगा। और कानून बन जाने के बाद सरकार का जो कहना है कि 2022 तक इस शिक्षा को हम पूरी तरह से धरती पर ला देंगे, मतलब पूरी तरह इसको हम ज़मीनी स्तर पे उतारेंगे और इसमें जो भी बदलाव हुआ उसके साथ हम स्कूलों में क्या करेंगे? लागू करेंगे। अब फ्रेंड, अब यहाँ से देखिए कि शिक्षा नीति 2020 में आई ये शिक्षा नीति, वह है क्या, वह रियलिटी में है क्या, उसके बारे में क्या कहा गया है, मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है, क्यों लाया गया, इसमें क्या कमी थी, किस कमियों को पूरा किया गया है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जब 29 जुलाई को कॉन्फ्रेंस लाया गया, उसमें कहा गया, एक कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया, देखिए कि अब शिक्षा की नीति 10+2+3 के फॉर्मेट में ना होके अब किस फॉर्मेट में होगी? हमारी शिक्षा नीति 10+2+3 के फॉर्मेट में, ये कोठारी में था। अब हमारी जो नई शिक्षक कस्तूरी रंजन साहब ने लाया है, इसमें है कि देखिए इसका फॉर्मेट है 5+3+3+4। इस फॉर्मेट में अब शिक्षा को दिया जाएगा। देखिए अब इसका कहने का मतलब ये है कि इसको समझिए, 5+3+4 ये क्या है? ये है फ्रेंड, देखिए ये जो 5 दिया है ये क्लास है, ये 3 क्या है? ये भी क्लास है। ये 3 क्या है? ये भी क्लास है। जो 4 क्या है? ये भी एक क्लास है। तो देखिए अब इसको डिवाइड कैसे किया है, बड़ी दिमाग लगा के डिवाइड किया इन्होंने। देखिए कैसे, अब इन्होंने स्टार्ट किया है कि स्टार्ट जब बच्चा 3 साल का होगा, जब बच्चा 3 साल का होगा, 3 ईयर का, तब वो अपना स्कूलिंग स्टार्ट कर देगा। जब बच्चा 3 साल का होगा तो स्कूल में जाने लगेगा। पहले क्या होता था, बच्चा 6 साल का होता था, 5 साल का होता था तो स्कूल में जाने लगता था। और उसमें क्या होते थे? एग्जाम्स होते थे, और उनके क्या होते थे? एग्जाम्स होते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि बच्चा 3 साल का होगा तो स्कूल में जाने लगेगा। अब देखिए कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। पहली स्टेज जो आती है, जो सबसे पहली स्टेज आती है, उसको किस में डिवाइड किया है? उसमें फाउंडेशन स्टेज को, पहली स्टेज क्या है? उसको फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है। देखिए फाउंडेशन स्टेज, जब बच्चे की पहली स्टेज क्या होगी कि उसकी फाउंडेशन स्टेज होगी। अब देखिए फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि 5 साल मतलब कि 5 क्लास आपको चलेगी। 5 साल मतलब 5 क्लास चलेगी। ये कितना होगा? 5 ईयर। तो 5 ईयर का यहाँ मतलब समझिए कि 5 साल आपकी क्लास चलेगी। अब देखिए इसमें 2 पार्ट डिवाइड किया गया है। इसका क्या है? 2 पार्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला है कि 3 साल में जब बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट कर देगा तो 3 साल का बच्चा क्या करेगा स्कूल में जाके? मैटर तो ये भी है कि अगर बच्चा 3 साल स्कूल में जा रहा है तो 3 साल में क्या करेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरी पार्ट इसका आती है कि
एक 3 साल में बांटा गया है, ये 2 ईयर में बांटा गया है। इसी 5 साल को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, 3 ईयर्स में और 2 ईयर्स में। अब सबसे पहली बात आती है कि 3 साल का बच्चा जाएगा तो स्कूल में क्या करेगा। देखिए, तो 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो बस खेलेगा, वो खेलने के लिए बस जाएगा, बस स्कूल में प्ले स्कूल में जाएगा। हर स्कूल में प्ले सिस्टम होगा कि जब जब बच्चा 3 साल में पढ़ने अब आ जा रहा है तो उसको क्या किया जाए। देखिए, अब 3 साल का मतलब कि देखिए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 साल नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ये 3 साल बच्चा क्या करेगा, प्ले करेगा। अब जब ये तो प्ले करेगा 3 साल, कुछ नहीं, एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल नो एग्जाम। यहाँ पे क्या होगा, नो एग्जाम। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा उनका, बच्चे का कोई भी एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे आते हैं 2 साल में, 2 साल में भी बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जब 2 साल बचा है तो इसमें भी बच्चे का क्या होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब देखिए, अब बच्चा जब 2 साल बचा है तो ये किस में जाएगा, बच्चा 1 में जाएगा एंड बच्चा 2 में जाएगा। तो अब 5 साल में बच्चा कहाँ से चला गया, नर्सरी से किस में आ गया, 2 में। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 और 2 नर्सरी से लगाई और 2 तक बच्चा क्या करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम उसको नहीं देना है। और बच्चा क्या करेगा, बस जाएगा खेलने के लिए। बच्चा किस में जाएगा, खेलने के लिए जाएगा, पेंटिंग के लिए जाएगा, मतलब कि और जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, मतलब कि जिससे बच्चा क्या हो, खुश रहे और उसको स्कूल जाने के लिए क्या हो, उसको मतलब कि वो प्रेरित हो। पहले बच्चा क्या करता था कि स्कूल जाने के लिए एकदम रोता था, स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रोता था, तो स्कूल नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें उसको डर था कि टेस्ट लेगा, जो टीचर है टेस्ट लेगा, उसको मारेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 5 साल बच्चे को स्कूल जाने के लिए क्या किया जाएगा, उसके मन में लाया जाएगा कि हाँ स्कूल जाना है। तो जब बच्चा 5 साल के लिए स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा और स्कूल जाते जाते उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहाँ पे अब बच्चा घर पर रहेगा तो स्कूल जाने के लिए परेशान रहेगा कि हम स्कूल में जाएंगे तो हमको खेलने के मिलेगा, इसलिए बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाना पसंद करेगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे को आप खेलना है, स्कूल में जाके बस उसको खेलना है और उसको जो मर्जी जो उसके दिमाग में आ रहा है वो करना है, तो वो बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाना पसंद करेगा। तो जब 5 साल स्कूल जाना पसंद कर लेगा तो उसको क्या हो जाएगी, स्कूल जाने की हैबिट हो जाएगी। जब स्कूल जाने की हैबिट हो जाएगी, उसके बाद देखिए, उसके उसके बाद भी कौन सा उसके बाद लाया गया है, दूसरे नंबर पे उसके बाद लाया गया है प्रिपरेटरी स्टेज। अब यहाँ पे आता है सेकेंड नंबर पे प्रिपरेटरी स्टेज। अब यहाँ पे इसको समझिए फ्रेंड, प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टेज। अब यहाँ पे समझिए प्रिपरेटरी स्टेज। अब प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा कितने साल पास करेगा, 3 साल। इसमें कितने क्लास होगी, 3। इसमें कितने क्लास होगी, 3 क्लास होगी। क्योंकि आपको हम बताए हैं कि 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ही पढ़ाई होगी। देखिए, अब जब प्रिपरेटरी स्टेज में आता है बच्चा, उसको वहाँ पे कितना पास करेगा, 3 साल। 3 साल उसको प्रिपरेटरी स्टेज में रहना है। अब देखिए, यहाँ से एग्जाम होना बच्चे का शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से एग्जाम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो जब एग्जाम शुरू हो जाए तो बच्चा कितने में रहेगा, 3 में। जब बच्चा, तो इसको भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। यहाँ से देखिए, इसको कितना में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। अब यहाँ से इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट आता है कि इसका यह क्लास कितने से स्टार्ट करेगा, यह क्लास स्टार्ट करेगा 3 से लगाई और 5 तक, 2 साल यहाँ करेगा। देखिए, 3 से लगाई 5 तक, तो यह प्रिपरेटरी स्टेज में कितना पड़ेगा, 3 से 5 तक पड़ेगा, उसका क्लासिंग चलेगा। अब इसी क्लासेस में उसको क्या क्या कराया जाएगा, एक्टिविटी। इस अलग 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 प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं उसको इसमें सिखाया जाएगा और प्लस स्टडी कराया जाएगा। एक्टिविटी के साथ अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी और स्टडी कराया जाएगा। देखिए, इसका लाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा पढ़ता भी रहे और इसके साथ साथ वह व्यवसायिक संपर्क में भी रहे। इस शिक्षा नीति का यही मकसद है कि बच्चा क्लास तो पढ़ाई करता रहे, लेकिन पढ़ाई के करने के साथ साथ बच्चा जो है व्यवसायिक संपर्क में रहे। व्यवसायिक संपर्क में रहने का मतलब कि वह जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करे, मतलब कि और उसको कोई अगर बिजनेस के बारे में पहले से ही बताया जाएगा, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे आपको कमाना है। अब बच्चा क्या करता था, इस शिक्षा में जो 10+2+3 का बच्चा था, उसमें क्या करता था, 10 पास करता था, 12 पास करता था, उसके बाद ग्रेजुएशन करता था, उसके बाद तैयारी करता था। इसका मतलब उसको 25-26 साल तैयारी करने में लग गया, पढ़ने ही में लग गया। तो मान लीजिए जो बच्चा 26-27 साल का हो गया, वो क्या करेगा। अब इसीलिए शिक्षा नीति में पहले से ही बदलाव किया गया है।
बच्चा जब छोटा है तभी से उसके मन में एक उसके व्यवसायिक संपर्क में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चा जल्दी से पकड़ सके कि कैसे कैसे अपने आप को अपने पैर पे कैसे स्टेबल करना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लाया गया है। अब देखिए, अब चौथी स्टेज आती है इसी प्रिपरेटरी स्टेज में कि लैंग्वेज। आपको यहाँ पे लैंग्वेज आपको दो लैंग्वेज मिलेगी। एक एक तो आपको मदर लैंग्वेज मिलेगी, दूसरी आपको क्या मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का भी रोल आ जाता है। तो जब लैंग्वेज का रोल आ गया, अब यहाँ पे दो दो लैंग्वेज हो जाएगी, यहाँ पे दो लैंग्वेज हो जाएगी। पहली लैंग्वेज जो हो जाएगी वो आपकी मदर लैंग्वेज हो जाएगी। पहली लैंग्वेज आप किस में पढ़ेंगे, मदर लैंग्वेज में, और दूसरी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर बच्चा चाहे तो अपने मदर लैंग्वेज भी पढ़ सकता है, या चाहे तो अपने इंग्लिश में पढ़ सकता है। जैसे अब है, एक है यूपी बोर्ड और दूसरा है इंग्लिश बोर्ड। बच्चा चाहे तो यूपी बोर्ड से पढ़ सकता है, बच्चा चाहे तो इंग्लिश बोर्ड से पढ़ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि जब क्लास 3 से 5 तक बचेगा तो उसको एक्टिविटी दी जाएगी, उसको एक्टिविटी स्टडी दी जाएगी, और उसके बाद उसको लैंग्वेज आपको कंफर्म किया जाएगा कि आप मदर लैंग्वेज में पढ़ेंगे या आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। मतलब आपके ऊपर है, आप जो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। अब इतना तो हो गया कि देखिए यहाँ से अब एक चीज़ जो हम बताए थे आपको, कि जो यहाँ पे बताए थे 5+3+3+4। अब बच्चा इसको भी पार कर गया, इसको भी पार कर गया। अब किस में आएगा, अब इसमें आएगा। अब जब 5 पार किया, 3 पार किया, अब इस स्टेज में आएगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, देखिए यह स्टेज आता है नंबर 3 का। यह स्टेज कौन सा आता है, नंबर 3 का। तो इस स्टेज में जब बच्चा आ जाएगा, देखिए अब वह मिडिल स्टेज में आ गया। इसको क्या कहेंगे, मिडिल स्टेज। इसको क्या कहेंगे, मिडिल स्टेज। तो जब बच्चा मिडिल स्टेज में आएगा तो यहाँ पे भी वो कितना पास करेगा, 3 ईयर। 3 ईयर यहाँ पे पास करेगा मिडिल स्टेज में। तो 3 ईयर पास करने का मतलब क्या है कि वह 3 क्लास और पढ़ेगा, 3 क्लास और पढ़ेगा। तो देखिए इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। क्लास 6 to 8 कहाँ तक पढ़ेगा, क्लास 6 to 8 बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, क्लास 6 मिडिल स्टेज में कितना पढ़ेगा, 6 से 8 तक बच्चा 6 से 8 पढ़ेगा। अब इसके बाद इसी मिडिल स्टेज में बच्चे को और भी पढ़ाया जाएगा। ये तो स्कूलिंग हो गया, जो आपका एनसीईआरटी अभी ड्राफ्ट करके बताएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अभी हम लोगों को कोई ड्राफ्ट अपना नहीं बताया है, कोई सिलेबस नहीं बताया है कि नई शिक्षा नीति में हमारा क्या सिलेबस रहेगा। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा मैं आपके पास तुरंत पहुंचा दूंगा कि नई शिक्षा नीति में एनसीईआरटी का क्या सिलेबस है, कैसा सब्जेक्ट है, कौन कौन चैप्टर हैं, कौन कौन चैप्टर को हटाया गया है, किस किस चैप्टर को जोड़ा गया है। ऐसे शिक्षा नीति में कई सारे बदलाव किए जाएंगे, और टीचरों के लिए भी कई बदलाव किए जाएंगे। और टीचरों के लिए ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि टीचरों के लिए अभी भी बदलाव कुछ कर दिया गया है, और कुछ बदलाव अभी बाकी है, जो आने वाले समय में जैसे शिक्षा नीति ये लागू हो जाती है पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर, उसके बाद इसमें टीचर में भर्ती भी आएगी, और नई शिक्षा के जो तरीके हैं उसको भी टीचरों को दिया जाएगा। देखिए इसके बाद बात आती है क्लास जब 6-8 की स्कूलिंग भी होगी, उसी के साथ साथ कंप्यूटर कोड भी पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर कोड का यह मतलब है कंप्यूटर की भाषा आपको पढ़ाई जाएगी। देखिए यहाँ पे इसी के साथ साथ कंप्यूटर भी आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर कोड का मतलब ये नहीं है कि बच्चा 6-7 में है तो वो एप्लीकेशन बना लेगा, कोडिंग कर लेगा, प्रोग्रामिंग कर लेगा, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आपको नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में जितना बताया जाता था उससे थोड़ा और ज़्यादा बताया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के प्रति आपको क्या क्या किया जाएगा, रुझान ज़्यादा किया जाएगा। देखिए आज की ये समस्या है कि हमारा सारा चीज़ क्या है, कंप्यूटर पे डिपेंड हो गया है। लेकिन जो कंप्यूटर के अच्छे इंजीनियर हैं वो तो आईआईटी से निकल रहे हैं। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि हम जो कंप्यूटर के जानकार क्या हैं, कक्षा 6 से ही शुरू कर दें, मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ कुछ जानने लगें, मतलब टाइपिंग हो जाए। ऐसे कुछ चीज़ों के क्या क्लास 6 से सरकार मतलब बच्चों के अंदर लाने की कोशिश की है। अब देखिए इसके बाद कंप्यूटर कोडिंग हो गया। अब इसके बाद आता है वोकेशनल। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, वोकेशनल। अब ये वोकेशनल क्या है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए वोकेशनल, वोकेशनल या टेक, वोकेशनल या टेक, इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा का इंटरेस्ट मान लीजिए किसी किसी चीज़ में हो गया, कोई कोई सिलाई सीखना चाहता है, या कोई कारपेंटरी करना चाहता है। तो इसमें कई चीज़ आ गए। मान लीजिए आप कारपेंटरी करना चाहते हैं तो आपका इसमें वोकेशनल टेक दिया जाएगा, कारपेंटरी। अब इसके बाद अगर बच्चा का सिलाई करने का मतलब अगर उसको मन कर रहा है तो सिलाई में जब भी जा सकता है। अगर मान लीजिए लड़की है तो उसको सिलाई अगर करने का इच्छा करे तो सिलाई में जा सकती है।
और सारे ऐसे कई भी चीज़ हैं जो वोकेशनल या टेक में आते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, चाहे आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे को थोड़ी थोड़ी उसकी जानकारी दी जाएगी। तो यही थोड़ी थोड़ी जानकारी आगे चल के बड़ी जानकारियाँ बन जाएंगी, तो बच्चे को कोई किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ पे आपको यही वोकेशनल तो पढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा। मैथ के बारे में आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद साइंस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्या है, आर्ट्स पढ़ाया जाएगी। इसके बाद आपको आर्ट्स पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद देखिए, इंडिया के किसी भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया जो है, इंडिया के बहुत सारी ढेर सारी लैंग्वेज हैं, तो उन लैंग्वेजों में आपको जो लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बांग्ला में पढ़ना चाहते हैं, बांग्ला में पढ़िए। आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़िए। इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़िए। आप जो भी सब्जेक्ट एक अपना चूज करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब जब बच्चा 6 से 8 पास कर लिया, अब उसके बच्चा क्या करेगा, अब वो बच्चा आएगा किसमें, सेकेंडरी स्टेज में। अब वो बच्चा किस में आ जाएगा, सेकेंडरी स्टेज। देखिए, जब बच्चा उस सेकेंडरी स्टेज में आ गया, अब उसे क्या किया जाएगा। देखिए, जब बच्चा सेकेंडरी स्टेज में आ गया, तो इसमें क्लास कितनी कितनी तक होगी, इसमें क्लास होगी 9 से 12 तक। इसकी क्लास क्या होगी, 9 से 12 तक। 9 से 12 तक बच्चा क्या करेगा। अब 9 से 12 तक आ गया, तो 9 से 12 तक पढ़ने से अब इसमें क्या होगा, अब इसमें सेमेस्टर वाइज हो गया। सेमेस्टर वाइज पहले बच्चा क्या करता था कि उसको पता होता था कि बोर्ड का एग्जाम एक ही बार होना है, 10 का और सीधा 12 का। तो वह क्या करता था, पढ़ने पर ध्यान कम देता था, कहता था बोर्ड का परीक्षा आएगा तो पढ़ लेंगे। बोर्ड का परीक्षा मार्च में है तो जनवरी से स्टार्ट करना था, पढ़ना स्टार्ट करता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, सेमेस्टर वाइज 6 6 महीने पर सेमेस्टर होगा, आपको हर सेमेस्टर में पास करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि देखिए, ये 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया। 10th का बोर्ड आपका क्या होगा, स्कूल में ही होगा। अब 10th का एग्ज़ाम स्कूल पर ही होगा। तो देखिए, अब बोर्ड तो ख़त्म हो गया, तो ये हमारा क्या था, सेमेस्टर। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड, जो मैं पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय ध्यान में नहीं है। देखिए, जो HRD था, HRD, अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब इसका क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसको अब क्या कब कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसको मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। इसके बाद देखिए, उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट। अब यहाँ से पहले क्या होता था, पहले की जो 10+3+10+2+3 था, उसमें क्या होता था कि अब बच्चा 10th में जाता था तो उसको क्या करता था, चूज करना पड़ता था। उसको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था कि वो किस सब्जेक्ट से लेगा, कॉमर्स लेगा कि मैथ लेगा कि बायो लेगा। अब यहाँ से कुछ नहीं है। अगर बच्चा चाहे तो मैथ की सब्जेक्ट भी ले सकता है, अगर बच्चा चाहे तो बायो की भी सब्जेक्ट ले सकता है, अगर बच्चा चाहे तो कॉमर्स से भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप कहीं से भी उठा लीजिए, आप उससे पढ़ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट एक मैथ है, दूसरा बायो है, तीसरा कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है, तो वहाँ से आप एक एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको मैथ चूज करना पड़ता था, या तो मैथ पढ़िए, या तो आप बायोलॉजी से पढ़िए, या तो आप कॉमर्स से पढ़िए। अब ऐसा नहीं है। अब इसमें से आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे मैथ वाले में से कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, या तो बायो वाले में से कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, या तो कॉमर्स वाले में से कोई सब्जेक्ट लेके आप चूज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे किसकी व्यवस्था की गई है, अब यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है फ्रेंड, मल्टीपल सब्जेक्ट की। यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट की व्यवस्था की गई है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और लाया गया है, जो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में समझिए। देखिए, इसमें क्या क्या कहा गया है, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या है, क्या क्या है कि बच्चे को अब ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि गांधी जी यहाँ गए थे या फिर ये हुआ। अब ये पढ़ाया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या था। अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था,
क्या मजबूरी थी कि भारत और पाकिस्तान को युद्ध करना पड़े? पहले क्या होता था कि आप रख लीजिए कि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। अब ये पूछा जाएगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण क्या थे, क्या स्थिति थी इंडिया पे कि युद्ध करना पड़ा। उस समय जब युद्ध हो रहा था तो चाइना की स्थिति क्या थी, क्योंकि चाइना का संबंध पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। तो जब 1965 का युद्ध हो रहा था तो चाइना की स्थिति क्या थी, चाइना से हमारा संपर्क क्या था, संबंध कैसा था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो इस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग जैसे अब प्रश्न बनेंगे। अब ये प्रश्न नहीं बनेगा कि रटवंत विद्या की तरह आप रट लिए कि आप 1962 में चाइना का युद्ध हुआ था, 1962 में चाइना का युद्ध हुआ था, ऐसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी सेकेंडरी स्टेज में ही आपको एक ऑप्शन और मिलता है, वह ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज। उसका अब क्या है, फॉरेन लैंग्वेज। आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज लेके पढ़ सकते थे। पहले ऐसा सुविधा नहीं था कि आप फॉरेन लैंग्वेज लेके कोई पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि फॉरेन लैंग्वेज लेके पढ़िए। देखिए, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें क्या हुआ था कि फॉरेन लैंग्वेज था, लेकिन ये था कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए क्या करना पड़ता था, कुछ पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। मतलब टैक्स इस बात का देना पड़ता था कि कहीं वो भाग ना जाएं, इसलिए उनको 45 से 50 करोड़ रुपये देना पड़ता था कि उनको सिक्योरिटी मनी के तौर पे कि आप इतना पैसा दीजिए और आइए हमारे देश में अपना यूनिवर्सिटी खोलिए। और उस समय भी यूनिवर्सिटी खोले, टॉप यूनिवर्सिटियों को बस ऐसा किया कहा गया था कि आप टॉप यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि इस्लामाबाद से कोई यूनिवर्सिटी बुला दिया जाए और वो तमाम काम धाम तमाम कर दे अपना। तो ऐसे नहीं, जो जो विदेश की टॉप टॉप 50 यूनिवर्सिटियाँ थी उनको बस बुलाने का प्रावधान किया गया था। देखिए, अब क्या है, अब इसमें क्या किया गया है, सेकेंडरी स्टेज में फॉरेन लैंग्वेज आपको चूज किया गया है। लेकिन अब वो जो 50 करोड़ या 40 करोड़ देना होता था फॉरेन कंपनियों को, अब वो उन्हें यूनिवर्सिटियों को नहीं देना पड़ेगा। अब वो आएंगी डायरेक्ट अपना इस्टेब्लिशमेंट करेंगे इंडिया में और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगी। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों में भी कंपटीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ऐसे बोर्ड हैं। अब मान लीजिए हमारा यूनिवर्सिटियाँ आ जाएंगी, तो जब यूनिवर्सिटियाँ आ जाएंगी तो उनका कंपेरिजन किससे होगा, यूनिवर्सिटी से कंपेरिजन होगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद, तो ऐसे जो तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका कंपटीशन विदेशी यूनिवर्सिटियों से होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा वैल्यू बढ़ेगा। अपने जो यूनिवर्सिटियाँ यहाँ हैं ये विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी लाएंगी और अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। तो इस तरह से उनका भी विकास होगा और बच्चों का भी विकास होगा। अब देखिए, इसके बाद जब यहाँ से ये खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या आता है, अब आपने 12 की परीक्षा पास कर ली, सेमेस्टर वाइज परीक्षा पास कर ली। उसके बाद आपको सब कुछ सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता दिए, फॉरेन लैंग्वेज के बता दिए। अब जब 12 पास कर लिए तब आपको क्या होगा, तो जब 12 पास कर लिए उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन का समय। उसके बाद क्या आएगा, ग्रेजुएशन। देखिए, पहले ग्रेजुएशन क्या था, 3 साल का था कि आप किससे करिए, बीए से करिए, बीएससी से करिए, बीकॉम से करिए, ये आपके पास ऑप्शन थे, हुआ करते थे। अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, ग्रेजुएशन। देखिए, ग्रेजुएशन में क्या किया गया है कि आप अगर 1 साल करेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन 1 ईयर करेंगे तभी भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी भी आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 1 साल करेंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल करेंगे, अगर मान लीजिए आप 2 ईयर कर रहे हैं, 2 ईयर करके छोड़ देना, किसी मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, आपके घर की स्थिति या भी कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसके कारण आपको ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ा, तो यदि आप 1 साल करके छोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, बस सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल करके छोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये अगर आप 2 साल करके छोड़ रहे हैं तब आपको ऐसा मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर आप 3 साल कर रहे हैं, यदि आप 3 साल कर रहे हैं, तो जब आप 3 साल कर रहे हैं तो 3 साल के लिए क्या मिलेगी, आपको डिग्री मिलेगी। ये आपकी डिग्री हो गई। अब ये डिग्री किस काम में आएगी, देखिए, जॉब में काम आ जाएगी, आपकी जॉब में काम आएगी। और कंपटीशन के एग्जामों में आप यहाँ से बैठ सकते हैं। 3 साल करने के बाद आप कंपटीशन के एग्जामों में बैठ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, और चौथा साल आता है, क्योंकि 4 साल आप बताए थे, 5+3+3+4। तो जो 4 का जो 4 साल का ये लास्ट वाला जो 4 साल है, ये आपको क्या कराएगा, ग्रेजुएशन कराएगा। तो ग्रेजुएशन में देखिए, अगर आप ये 4 साल कर लेंगे तो आपके जो मार्कशीट होगी उस पर क्या लिखाएगा, रिसर्च पर। अगर 1 साल करेंगे तो आपके आपके मार्कशीट पे क्या लिखाएगा कि हाँ ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इनके ग्रेजुएशन का। अगर आप 2 साल कर लेंगे तो आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा डिप्लोमा, कि आप डिप्लोमा है।
अगर 3 साल करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी जो काम जॉब में और कंपटीशन के एग्जामों में काम आती है। और 4 साल कर लेंगे तो आपके मार्कशीट पे लिखाएगा रिसर्च। आप आपके मार्कशीट पे क्या लिखाएगा? रिसर्च। देखिए, अब यहाँ से आप तो 4 साल यहाँ आप बिता लिए। अब यहाँ पे कोई अलग से आपको बीए बीएससी बीकॉम वैसे इसमें भी आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि मान लीजिए किसी वजह से बच्चा क्या हो रहा है कि अगर अपना 1 साल में छोड़ दिया, अगर 5 साल बाद आ रहा है तो फिर वहाँ से उसको 1 साल से फिर शुरू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल वो पहले ही कंप्लीट करके छोड़ दिया था। तब फिर वो किस में उसका एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगा, दूसरे साल में हो जाएगा। ये अच्छी एक नीति आई है कि मतलब कि आप अगर 1 साल करके छोड़ दें, अगर 5-6 साल बाद भी आ रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से अब ये बात आती है। अब इसके बाद आती है कि अगर आप 3 साल भी कर रहे हैं तो आपको डिग्री मिल जा रहा है, 4 साल कर रहे हैं तब भी, तो आप सोच रहे हैं कि 1 साल क्यों गंवाएं। लेकिन इसका मतलब है जब आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे उसमें आपका ये यहाँ पे मतलब आएगा। देखिए कैसे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप क्या करेंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए, तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए 1 साल का होगा और कितना होगा? 2 साल का होगा। इसमें दो दो 1 साल और 2 साल में बांट दिया गया है। तो अगर कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन कितना का किया? 3 साल का किया है। अगर कोई ग्रेजुएशन 3 साल का किया है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट कितना करना पड़ेगा? 1 साल का। अगर आप मान लीजिए 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, सॉरी, अगर आप मान लीजिए 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट कितना करना पड़ेगा? 2 साल का करना पड़ेगा। अगर आपने 4 साल का किया, आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, आपके मार्कशीट पे क्या लिखा है? रिसर्च लिखा है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट कितना साल करना पड़ेगा? 1 साल का करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कितना करना पड़ेगा? 1 साल का। तो अगर बच्चा सोच, पहले बच्चा ये दिमाग लगाया होगा कि अगर मान लीजिए हम 3 साल करके पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का करें तो हमारा तब भी 1 साल बच गया। लेकिन नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल का किए हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल किए हैं तो आपको 1 साल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट की चालाकी नहीं चलेगी, आपको गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एमफिल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको पीएचडी कर सकते हैं। देखिए, अब ये तो पूरा हो गया ग्रेजुएशन का सिस्टम। और मतलब कि बच्चा जब नर्सरी में था और बच्चा अब कहाँ आ गया है? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। बच्चा अब नर्सरी में था पहले, अब कहाँ पे आ गया है? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो हम किस फॉर्मेट में ले गए हैं आपको? एक बार देखिए, हम आपको किस फॉर्मेट ले गए? हम आपको 5+3+3+4 इस फॉर्मेट में आपको ले गए हैं। कहाँ तक? ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको इसी फॉर्मेट में ले गए हैं। यहाँ से देखिए, ये नर्सरी से लगाई 2 तक, इसमें 5 साल में करेगा। इस 3 साल में आप क्या करेगा? 3 से 5 तक करेगा, बच्चा जाएगा। और इसमें क्या कहाँ जाएगा? 6 से लगाई 8 तक जाएगा। और इसमें सॉरी, इसमें 6 से 8 तक जाएगा। और देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? ये ग्रेजुएशन जाएगा। अब यहाँ से जो 4 साल बचा है, ये जो 4 साल है, इसमें क्या बच्चा कहाँ जाएगा? इसमें बच्चा ग्रेजुएशन पास करेगा। ग्रेजुएशन में देखिए, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। 4 साल का होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन है, आप 1 साल में भी करके छोड़ सकते हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल का करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल का करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, जो जॉब और कंपटीशन में काम आएगी। और जो 4 साल का करेगा वह रिसर्च वाला करेगा, मतलब उस पर मार्कशीट पे क्या लिखा गया? रिसर्च, मतलब ये रिसर्चर है। अब उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन 4 साल का किए हैं तो आपको 1 साल करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल कर किए हैं तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। देखिए, अब फ्रेंड यहाँ तक सारी शिक्षा की नीति हम इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बता दिए, कैसी पढ़ाई होगी। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ी सी अलग चीज़ें बताते हैं। अब इसमें हमारे लिए पॉजिटिविटी क्या हुआ है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, हमारे लिए पॉजिटिव क्या है इस पूरे शिक्षा नीति में, उसके बारे में बता रहे हैं। हमको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि देखिए, फर्स्ट ये फ़ायदा हुआ कि जीडीपी का, ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट का, जीडीपी का हमको कितना मिल रहा है? पहले कितना मिलता था? 6%। अब कितना मिल रहा है? पहले कितना मिलता था? 3%। अब कितना मिला है हमें? 6%। मतलब दोगुना खर्चा आप सरकार आपकी शिक्षा पे
करेगी। अब दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि जो स्कूलिंग का फीस है, जो स्कूलिंग फीस है उसको क्या करते थे, मनमाने ढंग से प्राइवेट वाले लेते थे। प्राइवेट वाले क्या करते थे, मनमाने ढंग से लेते थे। अब सरकार कह रही है कि नहीं, आप जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे क्या होता था, एमआरपी होती थी, किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी होती थी, ये क्या होता था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब सरकार कह रही है कि हम एक ऐसा फॉर्मेट लाएंगे जो हम तय करके देंगे कि आपको कितना फीस लेना है। सरकार ये कह रही है कि जब ये शिक्षा नीति लाएगी, अभी तो हमें कोई कंफर्म बता ही नहीं है कि हम किस स्कूल पे कितना लगाएंगे, किस स्कूल का कितना फीस रहेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि हम उसको तय करेंगे कि आप इसके नीचे फीस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। जैसे किसी प्रोडक्ट पे होता है एमआरपी होती है कि आप मान लीजिए अगर उस पर 50 रुपया है, तो आप 50 रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकते, आप 50 रुपया से कम में दीजिए। आप 50 रुपया में कम में देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेते। अगर ज़्यादा लेंगे तो आप एफआईआर हो जाएगा। इसलिए सरकार कर रही है कि हम आपका पैसा तय करेंगे आपके हिसाब से कि आप कैसे सुविधा दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्कूलिंग फीस वहाँ पे डिसाइड होगी। ये थोड़ी अच्छी बात है। अब तीसरी चीज़ बात है कि वोकेशनल जो कोर्स आ गया है, वोकेशनल कोर्स, देखिए वोकेशनल कोर्स में आपको बताया जाएगा कि आपकी रुचि क्या है, आपकी रुचि के हिसाब से वहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाएगा। जैसे आप व्यावसायिक क्षेत्र में कोई रुचि रखते हैं तो आपको व्यावसायिक चीज़ सिखाया जाएगा। अगर आप कोई सिंगिंग में रखना चाहते हैं तो सिंगिंग आपको सिखाई जाएगी। आप डांसिंग है, सिंगिंग है, मतलब ऐसा कोई जिससे आप कुछ कर सकें, ऐसा ऐसा कोई कोर्स जिससे आपको कुछ कर सकें, जैसे सिलाई हो गया, कारपेंटरी हो गया, इस तरह के कोर्स आपको वोकेशनल कोर्स में आ जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड पूरा पॉजिटिव हमारे लिए जो चीज़ है वो थोड़ा यहाँ पे मिल रहा है हमको। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है रिजल्ट का। अब यहाँ पे बात आती है रिजल्ट का, कैसे रिजल्ट यहाँ पे हमको दिया जाएगा। देखिए, तो रिजल्ट देने का 3 तरीका है, 3-4 तरीके हैं। देखिए कैसे रिजल्ट देने का हमारा तरीका कैसे सरकार ने बनाई है कि आपको मार्क्स देगी। आपको क्या होगा, मार्क्स देगी। अब मार्क्स देगी तो कैसे मार्क्स देगी, पहले तो आपको एग्ज़ाम लेके कुछ मार्क्स देगी, उसके बाद क्या होगा, आपसे सेल्फ एक फॉर्म भरवाएगी कि आप अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना कि हम ये काम कर लेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपसे खुद पूछेगी कि आप अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हैं। ये सारे स्कूल का काम होगा, आपको बैठा के, जैसे एग्जाम SA1 SA2 ये सब लिया जाता है, बोर्ड का एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद असेसमेंट, दुनिया भर का असेसमेंट होता है, वैसे लिया जाता है। अब आपको मार्क्स दिया जाएगा, आपको खुद अपने आप को मार्क्स देना होगा। आपसे पूछेंगे टीचर कि आप अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहते हैं, आप इस विषय पे कितना कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने आप को मार्क्स देंगे। उसके बाद आपके फ्रेंड भी आपको मार्क्स देंगे। अब पूछा जाएगा कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके पूरे क्लास में आपका व्यवहार कैसा है। यह इसलिए लाया गया है फ्रेंड, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर एक आदमी से दूसरे आदमी तक आपका संबंध अच्छा है, मान लीजिए एक देश का दूसरे देश से संबंध अच्छा रहता है, तो उसको हर चीज़ सुविधा मिलती है, हर चीज़ वहाँ पे आप जो चाहते हैं उस देश के साथ कर सकते हैं। आपका सैन्य प्रशिक्षण के लिए भी काफ़ी हेल्प होती है। तो उसी चीज़ को बनाए रखने के लिए आपको शुरू से ही इस तरह से बनाया जाएगा कि आप खुद समझें कि कैसे किसी किसी को रिश्ता बना के कैसे रखना है, कैसे अपने फ्रेंड के साथ रखना है, कैसे अपने परिवार के साथ रखना है। इसलिए क्या होगा, आपके फ्रेंड आपको क्या होंगे, नंबर देंगे, तो आप भी क्या क्या सोचेंगे कि अगर हमारा फ्रेंड हमको नंबर देगा तो हम उसके साथ क्या करें, अपना व्यवहार अच्छा लगे। लोग क्या करते थे पहले, किसी को बोलने का ढंग नहीं था, बोलने का ढंग नहीं होता था, फिर भी वो अच्छा नंबर लाता था। ठीक है, उसको बोलने का ढंग नहीं है, किसी से व्यवहार करने का ढंग नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स जो आते थे बहुत अच्छे आते थे। ये बात सही भी है। लेकिन अब आपको क्या करना है, मतलब कि आपको ऐसा सरकार चाहती है कि आप चारों तरफ, आपके चारों तरफ शिक्षा के, आपको चारों तरफ शिक्षा, चारों तरफ से आप मतलब निपुण हो। आपको किसी भी क्षेत्र में भेज दिया जाए तो आप उसमें मतलब नीचे से आपको शुरुआत ना करना पड़े। सरकार आपको कुछ स्कूलिंग स्टेज में आपको क्या करे, आपको बना के भेजे। तो यहाँ से आपको फ्रेंड भी आपको नंबर देंगे। अब जो चौथी बात आती है वह क्या होता है, आपको यहाँ पे टीचर देंगे हम नंबर। अब यहाँ पे आप क्या देंगे, आपको टीचर नंबर देंगे कि आपका टीचर के प्रति कैसा आपका व्यवहार है, वहाँ पे आपको टीचर देंगे। और आपका यहाँ पे कुछ कुछ टेस्ट भी होगा, टेस्ट के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ बात आपकी रिजल्ट की आ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे टीचर भी नंबर देगा, फ्रेंड भी नंबर देगा, और सेल्फ आपको नंबर देना है। तो इसका मतलब आप पूरे स्कूल के वातावरण को क्या रहेंगे, अच्छा बना के रखेंगे। मतलब अपने फ्रेंड से आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपके टीचर से आपका रिलेशन अच्छा होगा। अब यहाँ पे और बात की गई है, देखिए अब यहाँ पे बात की गई है कि अब तो यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा हो गया। अब यहाँ पे टीचर क्या करेंगे, ऐसी भी दायित्व तो बनता है ना कि यहाँ पे टीचर भी कुछ करें। तो देखिए, तो टीचर को भी कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए,
टीचरों के लिए क्या लाई है सरकार? टीचरों के लिए ये कही है कि आपको हम नई तरीके से आपको हम डेवलप करेंगे। 4 साल का कोर्स होगा टीचरों के लिए, 4 साल का कोर्स होगा जो हम आपको अलग तरीके से डेवलप करेंगे। और देखिए, और टीचरों में अलग तरह से डेवलप होगी, जिससे उनके अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये पूरा हो गया शिक्षा नीति 2020 को, जो सरकार 29 जुलाई 2020 को एक कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें बताया, और ये बाकायदा लिखित स्टेटमेंट भी सरकार ने दिया है। और यह सरकार का कहना है कि 2022 तक इस नीति को हम पूरे ज़मीनी स्तर पर लाएंगे और शिक्षा के स्तर को हम काफ़ी बढ़ाएंगे, ताकि लोगों के प्रति पढ़ने की जागरूकता क्या हो, जागे, लड़के क्या हो स्कूल से जुड़ें और पढ़ाई से जुड़ें। देखिए फ्रेंड, ये सब करने का मतलब है कि आप शिक्षित हों। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप किसी भी समस्या को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। आप समझेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, हमारे देश में इंजीनियर बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। तो सरकार उसको भी क्या करे, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की बात हो, हर तरह की डिजिटली अब कर रही है। देखिए, अब क्या पढ़ाई जो होगा हमारे देश में, वह विजुअलाइजेशन की तरह होगा। मतलब आपको विजुअल करके दिखाया जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, विजुअली करके दिखाया जाएगा, ताकि आपको इंटरेस्ट भी होगा और पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। विजुअलाइजिंग करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी शिक्षा सरकार की नीति है जो काफ़ी अच्छी लगती है, और ये पूरे विश्व में या पूरे देश में, हमारे इंडिया में लाने की एक कोशिश है कि जल्द से जल्द इस शिक्षा नीति को लाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी शिक्षा नीति 2020 की आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत इसमें आपको समझने में आती है तो आप इसमें कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए फिर से समझाऊंगा। फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको शिक्षा नीति 100% समझ में आ जाए, क्योंकि ये शिक्षा नीति, देखिए, स्टूडेंट को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, पेरेंट को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और टीचर को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस शिक्षा नीति को समझिए। ये 34 साल बाद आई है, तो इसको अच्छी तरह से समझिए कि हमारा भविष्य कैसे होने जा रहा है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझिए। और बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल को करिए सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि हम जो भी वीडियो लाएंगे वो आपको पास पहुंचती रहेगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही।